क्या आपका भी पोर्टफोलियो डाउन है? क्या आपका भी स्टॉक्स नीचे है? निफ्टी और सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो डाउन है। क्या ये सही समय है एवरेज करने का या बेचने का या खरीदने का? आगे मार्केट की कंडीशन क्या लगती है? क्या रिटर्न बनेगा? आइए सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अरुण कुमार अग्रवाल और मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। अक्सर लोगों में देखा गया है कि अगर निफ्टी या सेंसेक्स ऊपर है तो पैनिक हो जाते हैं कि मेरा शेयर क्यों नीचे है, मेरा पोर्टफोलियो क्यों डाउन है, जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। अगर आप न्यूज़ चैनल्स देखेंगे या फिर न्यूज़ पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो ऐसा न्यूज़ आता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई, और आपके मन में पैनिक क्रिएट हो जाता है कि मेरा पोर्टफोलियो तो डाउन है। ये सवाल हर किसी के मन में आता है। आइए आज मैं इसका आपको जवाब देता हूँ। निफ्टी के अंदर आती है ओनली 50 कंपनियां और सेंसेक्स के अंदर होती है 30 कंपनियां। ये 30 कंपनी है वो कॉमन होती है। अगर ये 50 कंपनियां निफ्टी की जो है, अगर वो ऊपर होती है या नीचे होती है और आपका पोर्टफोलियो उसके अगेंस्ट में बिहेव कर रहा है, लेट सपोज जैसे अभी निफ्टी ऊपर है और आपका पोर्टफोलियो डाउन है, तो क्या आप ऐसा सोचते हैं मैंने गलत शेयर ले लिया? मेरा जवाब है ना। इससे बिल्कुल भी डिसाइड नहीं होता कि आपने गलत शेयर को चूज किया है, क्योंकि ये 50 कंपनियां हैं सिर्फ जिसके चलते निफ्टी ऊपर है और लोग बोलते हैं मार्केट ऊपर है। ये बेसिकली एक ट्रेडर के लिए हेल्पफुल होता है, बट अगर आप एक इन्वेस्टर हैं जो होल्ड करते हैं लंबे समय के लिए, 2 साल 3 साल के लिए एटलीस्ट, तो आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आप देखेंगे ऐसे डाउन मार्केट में भी, तो आपके पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ शेयर ऐसे पक्के होंगे जो अभी लाइफ टाइम हाई पे होंगे, और कुछ शेयर ऐसे होंगे जो नीचे है, क्योंकि ये सेगमेंट वाइज बिहेव करते हैं। लेट्स सपोज अभी अगर आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जितने भी कंपनियां हैं उनका शेयर काफी डाउन है। आईटी की भी काफी कंपनियां जो है नीचे है, क्योंकि यूएस में काफी टैरिफ का इश्यू चल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनियां खराब है, वो टेम्परेरी एक इश्यू चल रहा है जो आगे जाकर रिसॉल्व हो जाएगी। आपको इसका फायदा उठाना चाहिए, सही शेयर को सिलेक्ट करना चाहिए और इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं निफ्टी एंड सेंसेक्स ऑल टाइम हाई पे है, तो फाइनेंस के भी शेयर ऑल टाइम हाई पे है, क्योंकि ये फाइनेंस का समय है। आरबीआई ने काफी महीनों से रेट कट किया है, जिसके चलते लिक्विडिटी मार्केट में डिस्पोज हुई है और बहुत सारे फाइनेंस कंपनियों को इनको फायदा हुआ है। वैसे ही हर एक सेक्टर का एक समय आता है जब वो शेयर ऊपर होता है या नीचे होता है। कभी कभी ऐसा भी समय आता है, जैसे कोविड के बाद सभी शेयर नीचे डाउन थे, तो उस समय पे सारे शेयर को ऊपर आना ही था। बट ऐसा जनरली बहुत कम होता है। आप ऐसा देखेंगे कि सारे सेक्टर एक साथ में ऊपर जाते हैं। वो काफी फॉल हो गया था कोविड के समय पे, इसी के लिए सारे शेयर एक बार में ऊपर आए थे। अदरवाइज सारे सेगमेंट एक साथ में आउट परफॉर्म नहीं करते हैं। अब बात आती है क्या ये राइट टाइम है बाय करने के लिए? अगर आप ट्रेडर्स हैं तो आपका चॉइस है। इसके विषय में मैं कोई गाइडलाइंस नहीं दे सकता, क्योंकि मैं एक प्रॉपर इन्वेस्टर हूँ, वैल्यू इन्वेस्टर हूँ, जो अच्छे कंपनी को फाइंड आउट करता हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करता हूँ। मेरा विजन जो होता है एटलीस्ट 2 इयर्स का होता ही है। अगर आप बाय करने की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से ये राइट टाइम नहीं है बाय करने का, क्योंकि आगे मल्टीपल इवेंट्स होने वाले हैं हमारे कंट्री में, जिसके चलते अभी मार्केट में वोलाटिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। अगर मेरी माने तो आपको फरवरी तक कुछ भी परचेज नहीं करना चाहिए। फरवरी या फिर फरवरी मिडिल से आपको या मार्च में आपको परचेज करना चाहिए। उस समय पे आपको काफ़ी शेयर डीप में मिलेंगे, क्योंकि अभी क्वार्टरली रिजल्ट चालू होने वाले हैं जनवरी से। जनवरी 10 से अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली रिजल्ट चालू हो जाएगा, जिसके बेसिस पे मार्केट बिहेव करेगा कि अभी ऊपर जाना है या नीचे जाना है। जनरली Q3 का रिजल्ट अच्छा आने का एक्सपेक्टेशन होता है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी फेस्टिवल सीजन होते हैं, दिवाली और नवरात्रि होते हैं। तो Q3 एंड Q4 का रिजल्ट्स काफ़ी बेटर होता है कंपेयर टू Q1 और Q2। तो आप रिजल्ट्स का वेट कर सकते हैं, उसी के हिसाब से डीप डाउन भी आएगा। ऐसा क्यों होता है कि हर साल दिवाली से लेके मार्च तक मार्केट में फॉल होता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है दोस्तों कि इस समय पे फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। बहुत सारी जगह फॉरेन इन्वेस्टर जो होते हैं उनके लिए दिसंबर जो होता है फाइनेंशियल ईयर एंड होता है। उनको भी प्रॉफिट बुक्स करने होते हैं, और प्रॉफिट बुक करने के बाद उनको दिखाना होता है इनकम टैक्स पे कि हमने प्रॉफिट बुक किया है। जैसे हमारे यहाँ ये मार्च पे होता है, उनके यहाँ दिसंबर पे होता है। तो कभी भी आप देखेंगे तो नवंबर दिसंबर की तरफ मार्केट में एक करेक्शन आता है, फिर फरवरी एंड से लेके मार्च तक एक फॉल आता है, और अप्रैल से अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा बुल रन आता है। तो आपको उसी के हिसाब से बिहेव करना चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर अभी आपका कोई शेयर अगर लाइफ टाइम हाई पे है, मतलब वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है, उसमें काफ़ी बाइंग है, तो मेरा तो मानना यही है, अगर वैसा कोई शेयर आपके पोर्टफोलियो में है
और आपको कॉन्फिडेंस है कि अभी भी ऊपर जाएगा, तो उसमें आपको ऐड ऑन करना चाहिए। और अगर कोई शेयर जो आप लेने की प्लानिंग कर रहे हैं और डीप में जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसको पार्शियली थोड़ा-थोड़ा ऐड करना चाहिए। सबसे बड़ा इवेंट जो अभी आने वाला है वो है बजट। बजट सिर्फ हमारे देश की बजट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इंटरनेशनल मार्केट की बजट की भी मैं बात कर रहा हूँ। दूसरे कंट्री पे जनवरी पे बजट आता है, कई कंट्रियों पे जनवरी पे आता है, हमारे देश में भी अभी फरवरी पे आता है। इस बजट से काफ़ी इम्पैक्ट होता है कि आने वाले साल में कौन-सा सेक्टर बूम करेगा, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का एलोकेशन है, इस बेसिस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। लास्ट ईयर बजट में गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग जो है कंप्लीट नहीं कर पाई थी। कुछ जो है स्पेंडिंग बच गई थी, उनके पास सरप्लस अमाउंट था, जो कि उन्होंने स्पेंड नहीं कर पाया था। इस बजट में ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि लास्ट ईयर का जो बजट बच गया था, क्या इस साल गवर्नमेंट ने उसे स्पेंड किया था? और इस साल किस सेक्टर पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट बुलिश है, या रेलवे है, या डिफेंस है, या कंस्ट्रक्शन है? किस सेक्टर पे गवर्नमेंट फोकस करना चाहती है? दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो है इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस। आप जानते हैं आज पूरे इंटरनेशनल मार्केट में बहुत डिस्टर्बेंस है। इधर रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, इधर इंडिया पाकिस्तान पे भी चल रहा है, इधर बांग्लादेश में भी डिस्टर्बेंस है, इधर डोनाल्ड ट्रम्प जो है अमेरिका से वो भी काफ़ी टैरिफ इंडिया पे लगाने की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा डील है इंडिया और अमेरिका का जो काफ़ी समय से पेंडिंग है। तो ये सब डिस्टर्बेंस भी मार्केट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आईटी को लेके अभी काफ़ी कंसर्न है और फार्मा को लेके भी काफ़ी कंसर्न है लोग कि आगे टैरिफ क्या होगा। बहुत सारी फार्मा और आईटी कंपनी जो है यूएस पे डिपेंडेंट है। वो बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग करती है सीडीएम के फॉर्मेट पे। कोई एक फार्मूला अमेरिका से आ जाता है और वो दवाई को वो एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी ब्रांड के नाम से, जिसे ब्रांडिंग बोला जाता है। सेम आप टीसीएस देखेंगे, विप्रो देखेंगे, ऐसे बहुत सारी आईटी कंपनियाँ हैं जो एक्सपोर्ट करती है आईटी सर्विसेज, और हमें यूएसडी में पेमेंट मिलता है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे कंट्री के सरप्लस के लिए बहुत अच्छा होता है। इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन जो आने वाले हैं हमारे कंट्री के ऊपर, जो वॉर फैक्टर है, ये सब चीज़ें आने वाले दिनों में हमें देखना पड़ेगा कि कैसे इम्पैक्ट करता है मार्केट को। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, जैसे मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मेरे लिए कोई डिस्टर्बेंस की बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है 6 महीने, साल भर, अगर 8 महीना अगर नहीं भी चलेगा मार्केट, तो कोई खास बात नहीं है। मैंने कोई उधारी का पैसा नहीं लगाया है, मैंने कोई पैसा बोरो नहीं किया है, मेरी डे टू डे लाइफ जो है वो शेयर मार्केट से नहीं चलती है, तो मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होने वाला है। कभी भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप ये लेके चलें जो भी फंड आपने इन्वेस्टमेंट किया है, कम से कम मुझे 3 साल तक उस फंड की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। अदरवाइज़ होता क्या है, आपको फंड की ज़रूरत है और बाय चांस उसी टाइम पे जैसे मार्केट डाउन है, लेट्स सपोज़ अभी जैसे मार्केट डाउन है, तो उसी समय पे आपको अगर फंड की ज़रूरत है, तो एक शेयर जो आपने 40% प्रॉफिट देखा था, आपका टारगेट है कि मैं 100% तक रोकूँगा, और आज के दिन में वो शेयर 20% माइनस पे चले गया। लेट्स सपोज़ उसको एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे ₹100 का एक शेयर है, आपने लिया था ₹200 के टारगेट के लिए, वो शेयर ऑलरेडी 100 का 140 हो चुका था। बट अभी मार्केट में करेक्शन है, जिसकी वजह से उस शेयर का प्राइस अब ₹80 हो चुका है, और आपको फंड की अभी बहुत ज़रूरत है, तो आपने उस शेयर को बेच दिया। तो इसमें एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको एग्ज़िट करना होता है। तो दोस्तों, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उधारी के पैसे से ना करें, और एक सेफ इन्वेस्टमेंट करें जिस पैसे की आपको 3 साल तक ज़रूरत नहीं है, जिसके चलते आप उसको होल्ड कर सकेंगे लंबे समय से, और लंबे समय तक जब आप होल्ड करेंगे तभी आपका अच्छा पैसा बनेगा। मैंने 2021 में काफ़ी पीएसयू बैंक्स में इन्वेस्टमेंट किए थे, क्योंकि पीएसयू बैंक्स मुझे अच्छा लगता था उस समय, और गवर्नमेंट की कंपनी थी। वो बात ऐसी थी कि कोविड के समय में कुछ भी हो जाए, मेरा सोचना ऐसा था कि गवर्नमेंट कंपनीज़ को कुछ नहीं होगी, क्योंकि उसके पीछे गवर्नमेंट है। प्राइवेट कंपनीज़ में कुछ भी हो सकता है, रूल्स एंड रेगुलेशन आ सकते हैं, वो प्रॉफिट के बारे में पहले सोचेंगे। बट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं गवर्नमेंट कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। कोविड के समय में ये ज़रूरी था मेरे लिए कि मेरा पैसा भी सेफ रहे और मुझे एक अच्छा रिटर्न भी मिले। तो मैंने बहुत सारे सरकारी शेयर लिए थे, जिसमें पीएसयू बैंक्स थे। मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा लिया था ₹70 पे, मैंने यूको बैंक लिया था ₹12 पे, टाटा मोटर्स लिए थे मैंने ₹150 पे, क्योंकि ये सब कंपनियाँ, मुझे भरोसा था कि इसमें मेरे पैसे नहीं टूटेंगे। मुझे मेरी लागत पहले सेफ रखनी थी। मेरा जो इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट है, वो सेफ होना चाहिए था। मुझे रिटर्न मिले या ना मिले, वो चीज़ मैं सेकेंडरी सोचता हूँ। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें, ये सब चीज़ें ज़रूर ध्यान दें। अब जो सबसे बड़ा पागलपंती जो चल रहा है मेरे हिसाब से, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेटल। आप मेटल में देखेंगे, पहले लोहा में तेजी थी, अब कॉपर में तेजी है, सिल्वर और गोल्ड में भी तेजी है। ये जो हाइक इतना ज़्यादा जो हो रहा है प्राइसिंग में, ये एक मेरे हिसाब से मुझे लगता है एक पागलपंती है, इतना प्राइस हाइक नहीं होना चाहिए। और
अगर आप देखेंगे हमेशा तो एक ही सेक्टर चलता है, एक ही एसेट क्लास चलता है। अगर आप देखेंगे बिज़नेस चल रहा है अच्छा तो शेयर मार्केट भी चल रहा है। अगर गोल्ड चल रहा है, मेटल चल रहा है तो आप देखेंगे बिज़नेस नहीं चल रहा है। क्योंकि हमेशा इन्वेस्टमेंट एक ही एसेट क्लास पे होता है। और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेटल में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्क है। अभी इन्वेस्टमेंट करना मेटल में मतलब ऐसा हो गया कि आग में खेलना। और अगर कोई होल्ड करता है मेटल तो मेरा तो मानना यही है कि पार्शियली थोड़ा-थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहें। अगर नीचे भी जाएगा तो आपको लेफ्ट आउट फील नहीं होगा क्योंकि ये बाइंग प्राइस तो नहीं है। बाइंग प्राइस तो किसी भी मेटल में नहीं है। तो सतर्क रहें, अपना कैपिटल सेव करके रखें इन्वेस्टमेंट से पहले। सबसे पहले ये सोचें कि मेरा कैपिटल सेफ होना चाहिए, मुझे रिटर्न मिले या ना मिले। क्योंकि पैसा डूबना 2 मिनट का काम है और अगर आपका इनिशियल कैपिटल ही डूब जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको मार्केट के ऊपर या नीचे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर नीचे होता है तो आपको खुश होना चाहिए कि मुझे इन्वेस्टमेंट करने का अपॉर्च्युनिटी मिला है और अगर ऊपर आता है तो आपको खुश होना चाहिए कि मुझे बेचने का अपॉर्च्युनिटी मिला है। लेकिन अगर आप पैनिक होते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप यहाँ डर जाएँगे, पैनिक हो जाएँगे, तो आपके लिए यहाँ लॉस ही होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट पे और मेरा ओवरव्यू देता हूँ कि मुझे क्या लगता है आने वाले दिनों में निफ्टी में क्या हो सकता है। हालाँकि निफ्टी के चार्ट से ये मैटर नहीं करता है कि आपका शेयर ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, बट एक ट्रेंड सेट हो जाता है मार्केट का कि कैसा हो सकता है आने वाले दिनों में। चलिए मैं आपको उसके लिए मेरे स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखेंगे, तो निफ्टी के चार्ट में आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि सन 2018 से लेके सन 2020 के बीच में कोई रिटर्न नहीं मिला था, जो कि 2.5 से 3 साल के बीच में आता है। नंबर ऑफ डेज़ अगर यहाँ देखें हम तो अप्रॉक्सिमेटली 800 डेज़ आता है, जो कि 2.5 साल अप्रॉक्स हो गया। वैसे ही आप यहाँ देखेंगे तो करीबन 600 डेज़ तक कोई रिटर्न नहीं मिला था, जो अगेन अप्रॉक्सिमेटली 2 ईयर्स आता है। एंड अभी भी अगर आप मार्केट को देखेंगे तो कुछ ऐसा ही चल रहा है, 430-40 डेज़ हुआ है एंड आई थिंक मुझे लगता है ये मार्च तक चलेगा, तो 600 डेज़ या 550 डेज़ आएगा। तो मुझे लगता है ये मार्च के बाद अप्रैल में ही एक रैली आनी चाहिए और अगर पैटर्न भी आप देखेंगे तो ऐसा ही कुछ सेट हो रहा है, एक लंबे समय तक कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद मार्केट ऊपर जाता है। लास्ट ईयर ऐसे भी मार्केट में कोई रिटर्न नहीं बना था, उसके लास्ट ईयर भी कोई रिटर्न नहीं बना था। काफ़ी इन्वेस्टर शेयर्स को लेके बैठे हैं और काफ़ी शेयर्स ऐसे हैं कि वैल्यूएशन वाइज़ चीप हो चुके हैं। मुझे लगता है 2026 में एक अच्छा रिटर्न मिलना चाहिए मार्केट में, तो आपको हर डिप पे बाय करना है, एक अच्छे क्वालिटी ऑफ शेयर्स को लेना है। अगर आपको शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि जिस हिसाब से महँगाई बढ़ रही है, आप बैंक के एफडी से इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते, महँगाई को बीट नहीं कर सकते। तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करें, एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें। एक इंटरेस्टिंग टेक्निकल पैटर्न मैं आपको दिखाने वाला हूँ निफ्टी में जो मुझे लगता है बन रहा है, जिसके हिसाब से सन 2026 में निफ्टी में 40% का अप मुझे दिखता है और 40% का अगर निफ्टी अपसाइड रहेगा, तो आपका पोर्टफोलियो भी काफ़ी ऊपर जाना चाहिए। अगर आप यहाँ देखेंगे निफ्टी के चार्ट पे तो अगर आप यहाँ देखेंगे निफ्टी के चार्ट पे, तो यहाँ एक पैटर्न मुझे लगता है कि ये यहाँ से एक रैली आई थी, तो ये एक एरो पैटर्न है, जो मुझे लगता है कि सन 2027 के स्टार्टिंग तक चलेगी, अप्रैल-जनवरी तक और अगर हम इसको यहाँ से लेके चलें आज के लेवल से तो ये 40% की 45% की रैली मुझे दिखती है। ये ऐसा पहले भी हुआ है, ये मैंने ऐसे मन से ड्रॉ नहीं किया है, ये पास्ट डेटा के बेसिस पे है। यहाँ भी ऐसा ही कंसोलिडेशन हुआ था 2.5 साल तक, उसके बाद एक अच्छी खासी रैली आई थी 50-55% की। देन यहाँ पर सन 2023 में भी ऐसा हुआ था, यहाँ से एक अच्छी खासी रैली आई थी 40% की। सेम यहाँ भी मैं ऐसा बिलीव करता हूँ, 2-3 महीने यहाँ कंसोलिडेशन होने के बाद, थोड़ा करेक्शन होने के बाद इस लेवल पे मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ। इस लेवल पे एक करेक्शन होने के बाद मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा रैली आना चाहिए निफ्टी पे।
अब अब बात आती है इस रैली पे कौन सा शेयर चलेगा और कौन सा शेयर नहीं चलेगा। ये बात तो पक्की है कि जो शेयर अंडर वैल्यू है वो चलेगा ही, लेकिन वो विनर होगा इस रैली का या नहीं होगा, वो किसी को भी नहीं पता। ये बात किसी को भी नहीं पता होती है कि आने वाली रैली में कौन सा सेक्टर चलेगा, कौन सा शेयर चलेगा। बस आपको इतना करना है, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को खोजना है, राइट प्राइस पे एंट्री करना है, राइट वैल्यूएशन पे एंट्री करना है, होल्ड करके रखना है। अगर वो सेक्टर नहीं भी चूज कर पाए आप, तो एक आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखें, डिफरेंट सेक्टर पे आप इन्वेस्टमेंट करें, फाइनेंस पे कुछ एलोकेशन करें, आईटी पे कुछ एलोकेशन करें, इंफ्रा पे कुछ एलोकेशन करें। अगर आप सब में स्प्रेड करके रखेंगे तो आपका रिटर्न डेफिनेटली बनेगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका अगर कुछ भी कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।